उसके बाद आता है डायनेमिक ऑफसेट कैंसिलेशन टेक्निक्स। पहला मैंने बताया था जिसके अंदर आपने ट्रिमिंग यूज़ की थी, ट्रिमिंग का मेथड था, और जो सेकंड मेथड है वो है डायनेमिक ऑफसेट कैंसिलेशन। वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि जब ट्रिमिंग की बात कर रहे थे कि आपने ट्रिमिंग कर दी, आप काम करना शुरू किया, आपने किसी एक टेम्परेचर के ऊपर आप उसको एरर्स को मिनिमाइज़ करके या ज़ीरो करके चल दिए, लेकिन क्या होगा कि जैसे टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा तो आपको नई एरर मिलेंगी, न्यू एरर्स मिलेंगी। एरर तो आएगी क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही उसको नलीफाई किया है। तो जब मैं इसकी बात करूं, डायनेमिक ऑफसेट की बात करूं, तो ये रियल टाइम है। रियल टाइम का मतलब आपका टेम्परेचर अभी 25 है, आपने यहाँ पे काम करना शुरू किया है, तब भी ये काम करेगा, तब भी ये उसको नलीफाई कर देगा, मीन्स एरर को मिनिमाइज कर देगा। और जब आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, 35 टेम्परेचर होगा, तब भी वो उसको नलीफाई कर देगा, और जब या कंपनसेट कर देगा। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तब भी वो उसको कैंसिल कर देगा या कंपनसेट कर देगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो रियल टाइम देगा। रियल टाइम समझ रहे हो ना, जैसे आप लाइव शो देखते हो, लाइव क्रिकेट मैच देखते हो, तो लाइव है वो, ठीक है। आपको मीन्स डायरेक्ट आपको दिखाया जा रहा है, जो वहाँ होगा वही आपको दिखेगा। इट मीन्स इसका जो एक्शन होगा वो भी रियल टाइम है। जो आउटपुट आ रही है उसमें एरर आ रही है नहीं आ रही, जो आउटपुट है उसमें एरर इस टाइम एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, उसके अगेंस्ट उसके अकॉर्डिंग ये एक्शन लेगा। एट प्रेजेंट कितनी ऑफसेट एरर एग्जिस्ट कर रही है उसके अकॉर्डिंग ही उसका कंपनसेशन होगा, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर लगा लो, किसी पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशंस के ऊपर लगा लो, किसी पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशंस के ऊपर। तो ये फिर दो टाइप के एक्सप्लेन करेंगे हम। ऑटो जीरोइंग, ठीक है, ऑटो जीरोइंग विच इज़ बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग टेक्निक। इसके अंदर क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं और सैंपल के बेस के ऊपर हम उसको जीरो करते हैं, जो एरर आ रही है उसको जीरो करते हैं। चलो वो आगे एक्सप्लेन करूँगा। सेकंड मेथड चॉपिंग। चॉपिंग के अंदर मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज होती है, इसको बोलते हैं चॉपिंग मेथड। ऑटो जीरोइंग, ऑटो जीरोइंग के अंदर सबसे जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि उसके अंदर जब आपने इनपुट सिग्नल जीरो दिया है, जब आपने इनपुट सिग्नल जीरो दिया है उस टाइम जो ऑफसेट एग्जिस्ट कर रहा है, उस टाइम जो एरर सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, इन ऑफसेट ना बोलकर कंप्लीट एरर सिग्नल बोलता हूँ, उस टाइम जो एरर सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है उसको हमने कहीं स्टोर कर लिया, ठीक है। स्टोर करने के बाद उसके बाद क्या है, जब आप सिग्नल दोगे, जब आप अब सिग्नल दे रहे हो आफ्टर सम टाइम, उस टाइम क्या होगा कि वो जो सिग्नल पहले जो आपने ऑफसेट एरर या जो कंप्लीट एरर्स हैं, जो एरर्स आपने स्टोर की थी, आपको पता है एरर इतनी है, तो आप उस सिग्नल में सब्ट्रैक्ट कर दोगे उसको। ये जो सब्ट्रैक्शन है ये इनपुट लेवल के ऊपर हो सकता है, इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर भी हो सकता है, या फाइनल आउटपुट स्टेज के ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है कि क्लॉक क्लॉक आपको पता है कि एक बार हाई जाती है और एक बार लो जाती है। तो इसके अंदर करते क्या है कि एक क्लॉक मीन्स हाई या लो, एक लेवल, इनमें से कोई एक लेवल क्या होगा कि वो जितनी भी एरर्स हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज़ होगा, और जो सेकंड है, सेकंड लेवल आया फिर उसके अंदर क्या है कि हम आउटपुट लेने के लिए यूज़ करेंगे उसको, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, उसमें सब्ट्रैक्शन होगी और आउटपुट ले लेंगे, समझे। फॉर एग्जांपल यदि सिग्नल हाई है, सिग्नल हाई के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको सैंपल ले लेंगे। मीन्स सैंपल ले लेंगे का मतलब क्या है कि इनपुट्स को सबको जीरो करके, इनपुट्स को शॉर्ट करके, तब हम देख लेंगे आउटपुट कितनी आ रही है। उस आउटपुट को स्टोर कर लिया, पता लग गया हमें आउटपुट क्या थी। अब क्या है कि जब हम सिग्नल अप्लाई करेंगे, जब इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे, तो उस टाइम हम ये देखेंगे अब आपका टोटल इनपुट या टोटल आउटपुट कितनी है, और उसके अंदर से जो हमने पहले एरर सिग्नल ले रखा था वो उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एल्जेब्राइक सम होगा उसमें, एल्जेब्राइक सम, या बोल दो कि एल्जेब्राइक सम का मीनिंग क्या होता है कि विद साइन उसका एडिशन होगा। विद साइन एडिशन होने का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होगी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और एडिशन की रिक्वायरमेंट होगी तो एडिशन हो जाएगा, इस तरीके से। तो
एक लेवल के ऊपर, हाई लेवल के ऊपर सपोज करो आपने स्टोरेज कर ली, और जो फिर लो लेवल के ऊपर क्या करोगे, वो सब्ट्रैक्शन होगा, आउटपुट में आएगा। बेसिक टोपोलॉजीज कौन सी हैं ऑटो जीरोइंग की? बेसिक टोपोलॉजीज क्या है? तो इसके अंदर 3 बेसिक टोपोलॉजीज हैं ऑटो जीरोइंग की। आउटपुट ऑफसेट स्टोरेज, ऑल्सो कॉल्ड ओपन लूप ऑफसेट कैंसिलेशन, ठीक है, आउटपुट ऑफसेट स्टोरेज। और उसके बाद क्या है, इनपुट ऑफसेट स्टोरेज, इसको बोलते हैं OOS, इसको बोलते हैं IOS, ठीक है, इसको बोलते हैं OOS और इसको बोलते हैं IOS। उसके बाद है क्लोज लूप ऑफसेट कैंसिलेशन यूजिंग एन ऑक्सिलरी एम्पलीफायर। ये 3 मेथड हैं ऑटो जीरोइंग के। और जो दूसरा मेथड है, 2 मेथड की बात की थी ना, दूसरा मेथड चॉपिंग बेस्ड मेथड, वो हम आगे पढ़ेंगे जिसमें मॉड्यूलेशन टेक्निक हम यूज़ करेंगे। तो इसमें आउटपुट ऑफसेट की बात करते हैं सबसे पहले। इसके अंदर देखिए, यहाँ ये जो वोल्टेज दिख रही है, ये तो आपको इनका डिफरेंशियल वोल्टेज दिख रही है, इनका डिफरेंशियल वोल्टेज कितनी है, ये एम्पलीफायर है। यहाँ जो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ इन कैपेसिटर्स के ऊपर आपको, ये कैपेसिटर क्यों लगाए गए हैं, कैपेसिटर्स वोल्टेज स्टोर करने के लिए, जो मैंने कहा था ना सैंपल स्टोर करने के लिए, सैंपल स्टोर करने के लिए लगाए गए हैं, ठीक है, सैंपल होल्ड करते हैं ये सैंपल को। तो जब क्या होगा, जब ये सिग्नल हाई होगा, उस टाइम क्या होगा, ये स्विच ऑफ हो जाएंगे, सॉरी ऑन हो जाएंगे। स्विच ऑन होने से क्या होगा, ये शॉर्ट हो गई, ये इनपुट शॉर्ट हो गई ना, इनपुट अब यहाँ नहीं है, इनपुट यहाँ से नहीं लगेगी, अब ये इनपुट शॉर्ट हो गई, शॉर्ट कर दिया, यहाँ ये शॉर्ट हो गया, आउटपुट भी शॉर्ट हो गई। जब ये शॉर्ट हो गई तो यहाँ क्या होगा कि जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल यहाँ स्टोर हो जाएगा। आपको फार्मूला पता है, यदि मैं वोल्टेज का निकालूँ तो वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा शायद, CdV/dt इजिकल टू आई, उसका जो करंट है वो आई, और यदि मैं इसमें वोल्टेज निकालूं तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका करंट स्टोर हो जाएगा। अब जो करंट स्टोर हो जाएगा, सॉरी वोल्टेज स्टोर हो जाएगी, यहाँ वोल्टेज स्टोर हो जाएगी और चार्ज स्टोर हो जाएगा, एक्चुअली मुझे ये बोला चाहिए, चार्ज स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको जब सिग्नल लो आएगा तो उस टाइम ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो क्या है कि ये जो इनपुट है, ये इसके ऊपर बार लगा हुआ है, देखो पता कैसे लगेगा, इसके ऊपर बार लगा हुआ है और इसके ऊपर बार नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये तब काम करेगा जब ये सिग्नल हाई है, और ये तब काम करेगा जब सिग्नल लो है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ये एक टाइम पे सारे ऑन नहीं हो रहे, एक टाइम पे सारे ऑफ नहीं हो रहे, ये और ये एक टाइम पे ऑन हो रहे हैं, एक टाइम पे ऑन मतलब हाई के ऊपर ऑन हो रहे हैं। और ये जो हो रहा है, ये क्लॉक बार लगा हुआ है, C के बार, इट मीन्स कि ये जब सिग्नल लो है तब ऑन होगा। तो जब सिग्नल लो हुआ तब ये ऑन हो गया, इनपुट अप्लाई हो गई। इनपुट अप्लाई होने से क्या है कि यहाँ पर जो भी डिजायर्ड एम्पलीफिकेशन था वो होके आउटपुट में आएगा। जब आउटपुट में आएगा तो वहाँ यहाँ क्या है, ऑलरेडी एक सिग्नल पड़ा हुआ है, उससे उसका इसका कंपैरिजन होगा या सब्ट्रैक्शन होगी, और जो चीज़ आउटपुट है वो आउटपुट में मिल जाएगा आपको। ये क्लॉकवाइज क्लॉक करेगा, आप कह सकते हो कितनी देर तक पड़ा रहेगा कैपेसिटर के अंदर, नहीं कितनी देर तक नहीं, वो क्लॉक पल्स है, एक क्लॉक पल्स में वो स्टोर हुआ, दूसरे के अंदर क्या हुआ कि उसकी सब्ट्रैक्शन होगी, एक में स्टोर हुआ दूसरे में सब्ट्रैक्शन होगी। तभी तो हम इसको रियल टाइम बोल रहे हैं। देखिए रियल टाइम का मतलब क्या है कि आपको साथ साथ जो भी एरर आ रही है वो साथ साथ ही कंपनसेट की जा रही है। ऐसा नहीं है कंपनसेट करके चल दी और आगे जाके फिर से एरर आनी स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर एक लिमिटेशन आ जाती है, ये तो मैं समझा चुका आपको सारे। अब इसके अंदर एक लिमिटेशन आ जाती है, और लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि यहाँ आप जो ऑफसेट वोल्टेज है, ऑफसेट वोल्टेज को एम्पलीफिकेशन के बाद स्टोर कर रहे हो। ऑफसेट जो एरर आई, जो भी एरर आई, जितनी भी एरर्स आई, जितनी एरर वोल्टेज आई, मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर ऑप एम्प जब पढ़ा रहा था या डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ा रहा था, जितने टाइप की एरर्स हैं, जितने टाइप की एरर्स हैं, चाहे वो बायस रेजिस्टेंस के कारण हो, ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट करंट, जितनी भी एरर्स हैं वो सारी मिलके इफेक्ट कहाँ डालती हैं, आउटपुट के ऊपर ही तो डालती हैं, ठीक है। जो भी एरर है वो
जब मैंने इसको शॉर्ट कर दिया था, इनको शॉर्ट कर दिया था, इनपुट को शॉर्ट कर दिया था और आउटपुट को भी शॉर्ट कर दिया था, उस टाइम सिर्फ वो सिग्नल आउटपुट में आएगा यदि वहाँ कोई एरर सिग्नल्स हैं। तो यदि एरर सिग्नल नहीं है, आइडियल सिस्टम की बात कर रहे हो आप सारा, तो आपके आउटपुट में कुछ यहाँ स्टोर होने के लिए कुछ नहीं आएगा उस टाइम। समझ रहे हो ये बात? अब देखिए, मैं ये कैपेसिटर इस स्टेज के बाद लगा रहा हूँ, एम्पलीफिकेशन स्टेज के बाद लगा रहा हूँ। इसका मतलब कि आपका जो यहाँ सिग्नल स्टोर होगा वो ए गेन से मल्टीप्लाई होके होगा। अब यदि वो समटाइम्स ड्रिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा भी आ जाती है, ड्रिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि मैं किसी भी केस में यहाँ जो वोल्टेज स्टोर कर रहा हूँ उसको ऑपरेटिंग वोल्टेज से तो ऊपर ले जा ही नहीं सकता। मैंने बताया था कि कोई भी काम, यदि वोल्टेज लेवल की बात कर रहे हैं, कोई भी काम वोल्टेज लेवल का कभी भी ऑपरेटिंग वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। ध्यान से समझना है इस चीज़ को। यहाँ यदि मैं इसको एम्पलीफाई करके लेके जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो सिग्नल लगाया है मैंने, मल्टीप्लाइड बाय दिस मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन ऑपरेटिंग वोल्टेज। ये ऑपरेटिंग वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यदि हमारे ड्रिफ्ट या जो भी एरर सिग्नल की वैल्यू ज़्यादा है यदि हमारे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ए की वैल्यू को बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, हमें ए की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। इट मीन्स क्या हुआ, डायरेक्टली एक चीज़ सामने आई है, डायरेक्टली एक चीज़ हमें पता लगी है कि यदि मैं आउटपुट ऑफसेट स्टोरेज की बात करूँ, इस मेथड की बात करता हूँ, तो मैंने आउटपुट में स्टोरेज, इसका नाम भी इसलिए पड़ा आउटपुट ऑफसेट स्टोरेज, ऑफसेट वैल्यूज़ को आउटपुट पे स्टोर किया है, यहाँ स्टोर किया है। तो इस मेथड के अंदर हमने इसके ए को लिमिट कर दिया है कि ए को अब हम मनचाहा नहीं ले सकते, भाई कितना भी मन किया वो उतना ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते। अब हमारे ऊपर एक लिमिट लग गई। ठीक है, लिमिट क्यों लग गई? क्योंकि हमने ऑफसेट को ए से मल्टीप्लाई करके यहाँ स्टोर करना है और इस तरीके से करना है कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम जितनी वो पोटेंशियल होना चाहिए उससे तो कम रहे। मैक्सिमम पोटेंशियल कितना हो सकता है? मैंने आपको बताया जितनी डीसी सोर्स जितना लगा हुआ उतना हो सकता है। ठीक है, वो तो मैं एक्सट्रीम कंडीशन में बता रहा हूँ। यदि ऐसी कंडीशन आ गई तो कुछ बचेगा ही नहीं सिग्नल में, आउटपुट सिग्नल में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, क्योंकि वो सारा एरर के अंदर ही कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि ए की लिमिट आ गई कि ए को हम एक लिमिटेड लेवल तक ही इंक्रीज कर सकते, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा पर सेट नहीं कर सकते। इंक्रीज नहीं की बात नहीं कह रहा मैं, उससे ज़्यादा हम सेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सेट कैसे होता है आपको पहले भी बताया था मैंने कि किसी भी ट्रांजिस्टर का गेन यदि सेट करना है, किसी भी ऑप एम्प का यदि गेन सेट करना है, तो किससे सेट होगा? कुछ तो उसका अपना गेन, मैक्सिमम गेन लिमिट होती है एक किसी भी ट्रांजिस्टर की। साथ में क्या होगा, कुछ जो कंपोनेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपने कंपोनेंट्स क्या यूज़ किए हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है? सिंपल है, ये सिंपल है। और दूसरा क्या है कि हमने जो इनपुट डिफरेंशियल पेयर जो है वो अब तक भी अनबैलेंस्ड है। हमने बैलेंसिंग कहाँ की है? यहाँ की है। हमने जो बैलेंसिंग का काम किया, हमने जो सब्ट्रैक्शन का काम किया, वो कहाँ किया है? यहाँ किया है, यहाँ थोड़ी किया है वो काम। तो यहाँ हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, यहाँ काम किया हमने, बैलेंसिंग का काम यहाँ किया है हमने। सब्ट्रैक्ट एरर रिडक्शन या एरर रिमूवल का काम हमने यहाँ किया है। तो इसका मतलब इस जो डिफरेंशियल स्टेट थी, इसको डिफरेंशियल स्टेट बोलते हैं, जिसके दो आउटपुट आती हुई दिख रही है ना आपको, इसको डिफरेंशियल स्टेट बोलते हैं। डिफरेंशियल स्टेट, डिफरेंशियल एम्पलीफायर मैंने आपको पढ़ाया था। तो डिफरेंशियल स्टेट के ऊपर जो आउटपुट है, डिफरेंशियल स्टेट इसकी जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। और जब डिफरेंशियल स्टेट बैलेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ तो उस स्टेज पे जो एरर एग्जिस्ट कर रही है वो अब भी करेंगी। इट मीन्स क्या हुआ, वहाँ जो कॉमन मोड गेन है, जो रिक्वायर्ड ये था कि वो जीरो होना चाहिए, वो अब भी जीरो नहीं है उसके ऊपर। तो इसका मतलब जो CMRR है ना, आपको बताया कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, वो वहाँ डिग्रेड रहेगी, डिग्रेड हो जाएगी। यदि हम वहाँ बैलेंस कर देते, इनपुट सेक्शन के ऊपर बैलेंस कर देते, तो वो चीज़ इम्प्रूव हो सकती थी। और सैम्पलिंग के दौरान क्या होगा, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज मल्टीप्लाइड, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि सैम्पलिंग जब कर रहे हैं आप, तो इनपुट जो वोल्टेज है, जो ऑफसेट वोल्टेज है, वो मल्टीप्लाई होगी गेन से। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थर्ड क्या हुआ कि हमने यहाँ कैपेसिटर लगाए हैं। ये कैपेसिटर ना चाहते हुए भी आपके इस पूरे सिस्टम को डीसी
के ऊपर काम करने लायक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मीन्स अब आपका जो सिस्टम है, आपका ये पूरा एम्पलीफायर वाला सिस्टम है, ये डीसी के ऊपर काम नहीं कर पाएगा। डीसी के ऊपर काम करने का मतलब क्या है, वो कि जो इनपुट सिग्नल है वो डीसी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनपुट सिग्नल आपने डीसी दे दिया तो वो यहाँ से फिल्टर आउट हो जाएगा, वो आगे पास करेगा ही नहीं। तो इट मीन्स इसने इस सर्किट को एक एसी एम्पलीफायर बना दिया, डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करेगा। इन जो कैपेसिटर यूज़ किए, सर्किट कंपोनेंट जो यूज़ किए हैं, उनकी बात बता रहा हूँ। उन्होंने इसके ऊपर क्या बैड इफेक्ट डाला कि उन्होंने इसको एसी एसी फ्रेंडली बना दिया, डीसी फ्रेंडली नहीं बनाया। ठीक है, डीसी सिग्नल को वो एम्पलीफाई नहीं करेगा। उसके बाद है इनपुट ऑफसेट स्टोरेज। जो कमी आपको जो लिमिटेशंस आपको मिली थी पिछले आउटपुट ऑफसेट के अंदर, स्टोरेज के अंदर, ओओएस के अंदर, वो लिमिटेशन यहाँ हमने हटा दी है। और वो लिमिटेशन कैसे हटाई कि इनपुट के ऊपर लगा दिया हमने। ये जो चीज़ है कैपेसिटर्स इनपुट के ऊपर लगा दिए, और ये स्विच S3 और S4 है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि जो लिमिट आ रही थी ए से मल्टीप्लाई होके सिग्नल आगे स्टोर हो रहा था, वो लिमिट अब नहीं आएगी। वो यहाँ स्टोर एम्पलीफिकेशन से पहले ही हो रहा है। तो इन दिस इनपुट ऑफसेट स्टोरेज देयर इज नो लिमिट, इट सेट्स नो लिमिट ऑन द एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन के ऊपर कोई लिमिट सेट नहीं करेगा ये। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हुई। और सेकेंडली क्या हुआ, दूसरी चीज़ क्या हुई कि यहाँ जो ये कैपेसिटर है, जो यहाँ कैपेसिटर लगा दिया आपने, उससे क्या होगा कि इसके जो डिफरेंशियल स्टेट है उससे पहले आपने उसको नलीफाई कर दिया। डिफरेंशियल स्टेट से पहले आपने ऑफसेट को नलीफाई कर दिया। इट मीन्स, मैंने बताया था ना वहाँ पिछले के अंदर बताया था, इसके अंदर मैंने बताया था कि इस स्टेज के ऊपर तो आपके जो एरर्स हैं, ऑफसेट एरर्स हैं, जो भी एरर्स हैं वो यों हैं, यहाँ से रिड्यूस नहीं, यहाँ रिड्यूस नहीं किया हमने, ना रिमूव किया उनको। वो रिडक्शन या रिमूवल कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है वो आफ्टर दिस स्टेज। तो इसलिए इसका मतलब क्या है, इस स्टेज के ऊपर सभी एरर्स एज सच जैसी पहले थी। तो उसका बैड इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा था, CMRR के ऊपर पड़ा था, वो डिग्रेड थी। अब यहाँ वो चीज़ क्या हुआ कि हमने कॉमन मोड सिग्नल जीरो कर दिया। कॉमन मोड सिग्नल का जीरो तो मैं नहीं कहूँगा एग्जैक्टली, लेकिन ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, अप्रोचेज टू जीरो को अप्रोच कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी CMRR आपकी बहुत हाईली इम्प्रूवड हो गई, बहुत अच्छे से इम्प्रूवड हो गई। तो इसकी दो एडवांटेज मैंने आपको बता दी कि एक तो ये यहाँ लगने से, कैपेसिटर इस स्टेज से पहले लगने से, एक तो CMRR इम्प्रूव होगी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ जो सिग्नल जा रहा है उसके अंदर एरर फ्री, ऑलमोस्ट एरर फ्री सिग्नल जा रहा है इसके अंदर, डिफरेंशियल स्टेट के अंदर। और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर गेन के ऊपर जो बाउंडेशन लग गई थी हमारी, वो इसके अंदर इनपुट ऑफसेट स्टोरेज के अंदर नहीं है, वो यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये बेटर है उससे। लेकिन इसके अंदर एक लिमिटेशन और आ जाती है। इसके अंदर क्या लिमिटेशन है कि जो S3 और S4 है, यदि ये बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि स्विच तो ये भी काम करेंगे, ये देखो, क्योंकि आपने शॉर्ट तो सभी को करना है ना। देखो ये तो अलग तरीके से काम करेगा, ये जो काम करे CK लिखा हुआ है, CK लिखा है, इसका मतलब ये सारे हाई पे ही काम करेंगे। ये हाई पे क्लोज होगा, ये हाई पे क्लोज होगा, ये हाई पे क्लोज होगा, ये हाई पे, ये तब क्लोज होंगे जब आपको सिर्फ ऑफसेट सिग्नल देखना है, तो सिर्फ ऑफसेट सिग्नल देखना है तब होंगे ये। तो उस केस में क्या है कि सो दैट, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये तो वर्क कर नहीं रहा उस टाइम, तो ये यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर जाए इसलिए। ठीक है, तो ये ऐसा तब होगा कि ऑफसेट सिग्नल जो भी है। तो जब S3 और S4 मैच नहीं करेंगे, S3 और S4 में मैचिंग नहीं होगी, तो यहाँ फिर एक एरर आ जाएगी। ठीक है, S3 एंड S4 हैव एनी मिसमैच, दिस विल कॉज मिसमैच चार्ज इंजेक्शन। मिसमैच चार्ज इंजेक्शन हो जाएगा। चार्ज क्या है कि यहाँ यदि ये मिसमैच, एक कंडक्ट कम कर रहा है, एक ज़्यादा कर रहा है, तो उसके अंदर एक जिसमें करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है उसमें क्या होगा, कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, उसमें कैपेसिटर का चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एडवांटेज क्या है, गेन को लिमिट नहीं करता और CMRR इम्प्रूवड है, ये बता दिया मैंने आपको।
सेकंड और थर्ड जो एरर टर्म्स, चार्ज इंजेक्शन और चार्ज लॉसेस, वो स्प्रेस नहीं किए गए हैं, ठीक है। दोज आर नॉट स्प्रेस्ड बाय द गेन ऑफ एम्पलीफायर। कौन कौन से? चार्ज इंजेक्शन के कारण जो एरर आनी थी या चार्ज लॉसेस के कारण जो एरर आ रही है, उनको कंपनसेट इसमें नहीं किया गया है। और दूसरा क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ सैम्पलिंग कैपेसिटर, इसमें भी वो कमी रहेगी। एक लिमिटेशन जो उससे पिछले वाले में थी, आउटपुट ऑफसेट स्टोरेज टाइप में थी, और वो लिमिटेशन क्या थी कि इन केस यदि मैं इसको डीसी पे यूज़ करने की कोशिश करता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि डीसी को ये आगे बढ़ नहीं देगा। इट विल स्टॉप द डीसी सिग्नल। इसको हाई रिएक्टेंस, वेरी हाई रिएक्टेंस उसके पाथ में ये प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या है, डीसी आगे फ्लो नहीं करेगा। इसको वर्क करवाने के लिए डीसी लगी वो तो अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ से डीसी सिग्नल, इनपुट डीसी सिग्नल की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ कोई डीसी सिग्नल आपने लगा दिया तो क्या होगा कि वो आगे पास करेगा ही नहीं। तो ये लिमिटेशन आउटपुट ऑफसेट स्टोरेज में भी थी और इनपुट ऑफसेट स्टोरेज टाइप में भी है, ये लिमिटेशन है इसकी। उसके बाद है कि जो हमने ये दोनों ओपन लूप काम अभी तक पढ़े हैं, उसके अंदर क्या है, उसकी ड्रॉबैक क्या है। द ड्रॉबैक ऑफ इनपुट ऑफसेट स्टोरेज और आउटपुट ऑफसेट स्टोरेज की क्या है कि उसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं। सिग्नल पाथ में कैपेसिटर आते हैं, यहाँ देखो सिग्नल पाथ में कैपेसिटर आ रहे हैं। सिग्नल का पाथ क्या है, यहाँ से यहाँ इनपुट से आउटपुट का ये पाथ बनता है। तो यहाँ कैपेसिटर आया हुआ है और उसके अंदर भी कैपेसिटर आए हुए, वहाँ आउटपुट सेक्शन में आए हुए हैं, देखिए यहाँ ये कैपेसिटर आए हुए हैं। तो सिग्नल पाथ में कैपेसिटर आ रही है, इसकी लिमिटेशन है इनकी दोनों की। तो उस लिमिटेशन के कारण क्या हुआ, उस लिमिटेशन के कारण क्या इफेक्ट हुआ कि आप इससे एक डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकते। ये या सिर्फ डीसी की बात नहीं कर रहा मैं थोड़ा और आगे बढ़ के बात करता हूँ कि ये कैपेसिटर लगने से इसका जो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है जिसके लिए रिस्पॉन्ड अच्छे से करेगा वो आपने नैरो कर दी। कैपेसिटर का इफेक्ट लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते जाते हाई रिएक्टिव होता जाता है, रिएक्टेंस इंक्रीज होता जाता है। इसका मतलब कि जो बैंडविड्थ आपकी अच्छी हो सकती थी, बैंडविड्थ मैंने आपको बताया था जिन फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए एक एम्पलीफायर अच्छे से काम करता है, उसका एक डेफिनेशन है कि 0.707 ऑफ मैक्सिमम गेन जहाँ तक रहता है उसको, ये तो पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। तो जहाँ तक एक एम्पलीफायर अच्छे से गेन देता है वो उसकी बैंडविड्थ होती है। तो बैंडविड्थ डिक्रीज हो जाएगी कैपेसिटर लगाने से। क्यों डिक्रीज हो जाएगी कि अब लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए तो उसका रिस्पॉन्स बहुत खराब हो गया, क्यों, वहाँ कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो जब बॉटम प्लेट ऑफ पैरासिटिक ऑफ द कैपेसिटर डिक्रीजेज द एम्पलीफायर बैंडविड्थ, ये चीज़, और उसके जो फेज मार्जिन है और स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। क्लोज लूप में क्या किया, क्लोज लूप के अंदर ये किया कि यहाँ जो पहले सर्किट यहाँ कैपेसिटर वगैरह यहाँ लगे हुए थे वो हमने यहाँ लगा दिए, ठीक है, यहाँ लगा दिए। अब क्या होगा देखिए, जब ये क्लॉक हाई होगी तो ये ऑन हो जाएगा, ये भी ऑन हो जाएगा। ये ऑन होने से क्या है कि अब करंट यहाँ फ्लो करेगा, इनके अंदर फ्लो करेगा, इसके थ्रू फ्लो करेगा, ठीक है। जब करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा तो यहाँ पर स्टोरेज हो जाएगी, इसका जो पोटेंशियल होगा, इसके रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, और इसके यहाँ होगा वो इसके अंदर हो जाएगा, इनके अंदर स्टोर हो जाएगा वो, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, एक इसके अंदर स्टोर होगा और एक इसके अंदर स्टोर होगा, दोनों के अंदर स्टोर हो जाएगा। जो ये स्टोर हो गया उसके बाद क्या है कि इसको हम ऑफ कर देंगे। इसको जब ऑफ कर देंगे तो ये देखिए कि आगे जब करंट फ्लो जब हम इसमें करवाएंगे, जब करंट फ्लो यहाँ करेगा तो क्या होगा कि अब उसको कैपेसिटर के थ्रू पास नहीं होना होगा, कैपेसिटर के थ्रू उसको पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कैपेसिटर के थ्रू पास नहीं करेगा, ठीक है। और क्या है कि जो इफेक्ट आपका आ रहा था वो अब नहीं आएगा, जो बैड इफेक्ट आपका आ रहा था वो अब नहीं आएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये जो
GM1 इसका जो गेन है कि जो फर्स्ट एम्पलीफायर का गेन है वो इससे 50 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 50 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज इसका इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। S3 और S4 में यदि कोई मिसमैच हुआ तो वो इसके अंदर जो करंट स्टोर हो रहे हैं उसके अंदर भी मिसमैच करेगा, और वो जो मिसमैच है वो एम्पलीफाई होकर यहाँ मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि वो मिसमैच यहाँ ये स्विच ऑफ करने के बाद भी देखो, यदि ये स्विच ऑफ भी हो गए तो भी यहाँ से यहाँ तो करंट फ्लो कर सकता है ना, क्योंकि ये कैपेसिटर एज ए सोर्स की तरह काम करेंगे, किस करंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेंगे। आप पढ़ा होगा आपने कि जो कैपेसिटर्स हैं वो वोल्टेज सोर्स की तरह काम करते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि आपको एक एरर वोल्टेज सिग्नल यहाँ मिलेगा, और वो क्या है कि जो इसमें एम्पलीफाई होकर आ रहा है उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपको आउटपुट एरर फ्री मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ यदि कोई मिसमैच हुआ तो वो जो मिसमैच होगा, इसके अंदर कोई मिसमैच हुआ तो वो मिसमैच आपको एम्पलीफाई हो काफ़ी एम्पलीफाई होकर मिलेगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो GM2 की वैल्यू कम रखी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। ये वर्क कैसे करते थोड़ा सा बता देता हूँ। ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया तो करंट यहाँ फ्लो करेगा, यहाँ फ्लो करेगा इस तरीके से। तो ये चार्ज इससे आगे फ्लो नहीं करेगा, ये यहाँ से फ्लो किया और यहाँ फ्लो कर गए, और इसके बाद यहाँ स्टोर होगा चार्ज। और उसके बाद जब ये ऑफ हो गए, जब ये ऑफ हो गए तो उसके बाद यहाँ से एज ए सोर्स मानते हुए यहाँ से करंट यहाँ फ्लो करेगा, और इधर से ये इनपुट कनेक्ट हो गई। यहाँ जो एरर एम्पलीफिकेशन के बाद जो एरर आई उसमें से ये एरर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सिग्नल तो है ही, लेकिन साथ में एरर भी यदि है तो उसमें से फिर ये स्टोर हो। सैंपल ले लिया था ना हमने, कितनी एरर आई है वो सैंपल ले लिया था, वो सैंपल हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आगे यहाँ आगे चला जाएगा आउटपुट में। ठीक है, ये इस तरीके से वर्क करता है। मेन एडवांटेज क्या है ऑक्सिलरी एम्पलीफायर, यूजिंग ऑक्सिलरी एम्पलीफायर क्या है कि इसके अंदर जो ऑफसेट और 1/f जो नॉइस है, फ्लिकर नॉइस है, वो हमने कैपेसिटर का यूज़ नहीं किया। देखो कैपेसिटर का यूज़ नहीं, मेन पाथ में कैपेसिटर का यूज़ नहीं है, तो इसलिए हमने उनको भी कंट्रोल कर लिया। इट मीन्स हमने उनको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। डिसएडवांटेज क्या है, यदि हम उनको कंपेयर करें आउटपुट ऑफसेट स्टोरेज और इनपुट ऑफसेट स्टोरेज के कंपैरिजन में, कि इसके अंदर कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो गई इसकी। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो नलिंग है, नलिंग कहाँ हो रहा है, नल कहाँ हो रहा है, मीन जीरो कहाँ हो रहा है, जीरो इस स्टेज के ऊपर जाके हो रहा है, वो यहाँ एम्पलीफिकेशन के बाद हो रहा है। तो ये CMRR वाला प्रॉब्लम तो यहाँ भी आएगी। CMRR वाली जो प्रॉब्लम थी, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की प्रॉब्लम, तो यहाँ भी आएगी, क्योंकि जो नलिफिकेशन का जो काम हो रहा है, जो या हम कह सकते हैं एरर रिडक्शन का जो काम हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है। हमने अभी तक बात की सिग्नल ट्रिमिंग की, और उसके बाद हम रियल टाइम ऑफसेट रिमूवल के ऊपर आ गए थे, और उसके अंदर हमने ऑटो जीरोइंग की बात की, और उसके अंदर ही रियल टाइम ऑफसेट रिमूवल के अंदर ही हम चॉपिंग बेस सर्किट के ऊपर आ गए हम। तो चॉपिंग बेस सर्किट कैसे वर्क करते हैं अब उसकी बात करेंगे हम। हमने ऑटो जीरोइंग के कुछ मेथड्स पढ़े हैं, अब हम चॉपिंग बेस के ऊपर आ गए हैं। यहाँ क्या कंसेप्ट यूज़ हो रहा है कि यहाँ एक ये चॉपर यूज़ हो रहा है और एक ये चॉपर यूज़ हो रहा है। एक्चुअली दीज आर द प्लेसेस वेयर द मॉड्यूलेशन विल टेक प्लेस। यहाँ मॉड्यूलेशन होती है, यहाँ मॉड्यूलेशन जो होगी वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होगी, FCH, इसको FCH बोलते हैं, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो रही है। तो यहाँ से जो भी सिग्नल आ रहा है, जो भी DC सिग्नल आ रहा है, उसको इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मॉड्यूलेट कर लिया जाएगा। उसको मॉड्यूलेट करने के बाद क्या है कि यहाँ इस एम्पलीफायर से वो आगे पास होगी, एम्पलीफाई होके आगे पास होगी, और उसके साथ ही क्या है, यहाँ जो ऑफसेट नॉइस है या 1/f नॉइस है, फ्लिकरिंग नॉइस जिसको बोलते हैं, पिंक नॉइस जिसको बोलते हैं, वो भी आगे पास होंगे। तो मीन्स यहाँ से जो DC सिग्नल आया वो तो मॉड्यूलेट होके आगे गया, और यहाँ से जो सिग्नल, यहाँ से जो नॉइसेस आए, यहाँ से जो फ्लिकर नॉइस आया, या यहाँ से जो ऑफसेट्स आए, वो विदाउट मॉड्यूलेशन आगे पास हो गए। अब ये इसके अंदर जाएंगे,
ये जो चॉपर है ये डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज़ होता है। जो सिग्नल यहाँ से पास होके आया उसको डीमॉड्यूलेट करेगा, बिकॉज दैट वाज ऑलरेडी मॉड्यूलेटेड, वो ऑलरेडी मॉड्यूलेटेड था, उसको हम यहाँ डीमॉड्यूलेट कर देंगे। लेकिन सेम चॉपर जो फ्रीक्वेंसीज जो सिग्नल्स जो ऑफसेट सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ या जो फ्लिकर नॉइसेस की बात कर रहा हूँ जो अब तक मॉड्यूलेटेड नहीं थे उनको ये मॉड्यूलेट कर देगा। समझिए आप कि स्टार्टिंग में क्या था कि एक डीसी सिग्नल था, वो डीसी सिग्नल मॉड्यूलेट हुआ, जैसे डीसी सिग्नल था ये मॉड्यूलेट हो गया। मॉड्यूलेट होने के बाद क्या है कि ये आपको इसका एम्प्लीफिकेशन हो गया, आउटपुट में मिल गया, ये आउटपुट में मिल गया, ठीक है, इसकी आउटपुट में। अभी दिस इज नॉट द फाइनल आउटपुट, ये होके आपको यहाँ मिल गया। अब जब ये अगेन इससे मॉड्यूलेटर से पास होगा, इस चॉपर से पास होगा, तो डीमॉड्यूलेशन होगी इसकी। डीमॉड्यूलेशन कैसे होगी? सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसकी डीमॉड्यूलेशन होगी, वो इसको इस सिग्नल को डीमॉड्यूलेट कर देगा। लेकिन साथ में एक चीज़ ध्यान रखना कि जो सिग्नल्स अभी तक मॉड्यूलेट हुए बिना आ रहे हैं इसके अंदर, जैसे पिंक नॉइस या फ्लिकर नॉइस जिसको बोलते हैं, या ऑफसेट जो विदाउट मॉड्यूलेशन के आ रहे हैं, उनको ये मॉड्यूलेट कर देगा, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है कि जो सिग्नल आपका ये था, ये तो फिल्टर आउट हो गया, आपको आउटपुट में मिल जाएगा, ये तो आउटपुट में मिल जाएगा। लेकिन जो सिग्नल अभी मॉड्यूलेट हुए हैं उसको आप LPF मीन्स फिल्टर लगा के, लो पास फिल्टर लगा के उनको आप फिल्टर आउट कर सकते हो, उनको आप फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट में आपको ऑफसेट सिग्नल भी नहीं मिलेगा और आउटपुट में आपको फ्लिकर नॉइस भी नहीं मिलेगी, और आउटपुट में जो भी आपकी एक्सपेक्टेड एरर्स थी वो अब नहीं मिलेंगी। तो बड़ा इजी है, उसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कि यहाँ शुरू में मॉड्यूलेशन कर देंगे, मॉड्यूलेशन करने के बाद सिग्नल आगे जाएगा, गेन के साथ आउटपुट में आएगा, लेकिन साथ में विदाउट मॉड्यूलेशन के कुछ ऑफसेट सिग्नल एरर सिग्नल्स आ जाएंगे, और साथ में और क्या आएगा, फ्लिकर नॉइस आ जाएगी, वो बिना मॉड्यूलेशन के ही बाहर आएंगे। जब यहाँ अगेन डीमॉड्यूलेटिंग सर्किट जब यूज़ करेंगे तो जो ऑलरेडी मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स हैं उसको तो ये डीमॉड्यूलेट कर देगा, लेकिन जो अब तक मॉड्यूलेशन जिनकी नहीं हुई है उनको ये मॉड्यूलेशन कर देगा। जब उसकी मॉड्यूलेशन हो जाएगी तो हम ये आगे फिल्टर्स यूज़ करेंगे, फिल्टर यूज़ करके हम उसको फिल्टर आउट कर देंगे, बाहर कर देंगे उनको। तो फाइनली जो आउटपुट में हमें सिग्नल मिलेगा उसके अंदर आपको विदाउट ऑफसेट एरर मीन्स कोई ऑफसेट एरर नहीं होगी, ऐसा सिग्नल मिलेगा। अब इसका प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, जैसे ये सिग्नल है स्टार्टिंग में, सिग्नल के साथ क्या है, जब आप उसका मॉड्यूलेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल ये है, साथ में ऑफसेट और नॉइस भी यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप देखो मॉड्यूलेटेड ऑफसेट एंड नॉइस। अब क्या होगा, जो नॉइस है, मॉड्यूलेटेड ऑफसेट और नॉइस तो आपको यहाँ दिखेंगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो सिग्नल है वो आपका फाइनली आउटपुट के अंदर आपको मिल जाएगा, सिग्नल आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको, जो नॉइसेस आ गई जिनके उनका मॉड्यूलेशन हो गया, ऑफसेट वगैरह का मॉड्यूलेशन हो गया, तो वो अब आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, उनको आप फिल्टर आउट कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखिए कि ये इसका एक सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम है। इस सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपको वो स्टेजेस ही दिख रही हैं जो हमने अब तक बात की है। साथ में यहाँ कैपेसिटर यूज़ किए जा रहे हैं, 2 कैपेसिटर यूज़ किए जा रहे हैं, और ये जो कैपेसिटर हैं उसके अंदर जो आप ऑफसेट, चॉप्ड ऑफसेट जो सिग्नल आएंगे उसको आप यहाँ पर रैंप सर्किट की तरह इनको पास कर देंगे, और वो आउटपुट में आपको नहीं अपीयर होंगे, फिल्टर आउट हो जाएंगे ना, वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। पीक टू पीक एम्पलीट्यूड क्या होगा उसके लिए फॉर्मूला गिवन है। जब मैं कंपैरिजन करता हूँ डायनेमिक ऑफसेट कैंसिलेशन टेक्निक्स का ट्रिमिंग के साथ, तो क्या इनके एडवांटेज या लिमिटेशन है। पहली चीज़ तो यही है कि जो ट्रिमिंग है वो दैट इज़ नॉट रियल टाइम, वो रियल टाइम नहीं है, जबकि हमारे जो डायनेमिक ऑफसेट
की जब हम बात करते हैं, डायनेमिक ऑफसेट के अंदर दो मेथड्स आते हैं जो हमने पढ़े हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, ऑटो जीरोइंग, और दूसरा मेथड हमने चॉपर बेस्ड बताया है। तो उनका एडवांटेज क्या है, रिडक्शन ऑफ ऑफसेट एंड 1/f नॉइस, ऑफसेट को रिड्यूस कर देगा और 1/f को रिड्यूस कर देगा। हमने मेथड पढ़े हैं, एक आउटपुट को स्टोर किया हमने, आउटपुट पे स्टोर किया, एक में हमने इनपुट पर स्टोर किया। देखिए ये मेथड हमने स्टडी किए हैं, इनपुट ऑफसेट स्टोरेज, और एक के अंदर है आउटपुट ऑफसेट स्टोरेज। ये हमने स्टडी किया ऑटो जीरोइंग के अंदर। तो हम इन्हीं की बात कर रहे हैं कि एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है इनके। और दूसरा क्या है, एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मीन्स रियल टाइम है तो उनकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, जबकि हमारे जो ट्रिमिंग बेस्ड होते हैं उनको हम स्टार्टिंग में उसको ऑफसेट एरर्स वगैरह को हमने नलीफाई किया, लेकिन आगे फर्दर जब विद द टाइम क्या होगा, टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज हो गया, फिजिकल पैरामीटर चेंज होंगे, तो वो अगेन द एरर्स विल अपीयर। और नो एडिशनल कॉस्ट फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। और ड्रॉबैक्स क्या है इसके अंदर, रिड्यूस्ड बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज आप कैपेसिटर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाएगी। इंक्रीज सर्किट कम्प्लेक्सिबिलिटी, आप देख रहे हैं इसमें सर्किट भी कम्प्लेक्स हैं। अलाइजिंग एंड इंटरमॉड्यूलेशन इश्यूज़, इंटरमॉड्यूलेशन जैसे हम कर रहे हैं तो इसमें इंटरमॉड्यूलेशन इश्यूज़ भी आते हैं। अब ट्रिमिंग, चॉपिंग और ऑटो जीरोइंग तीनों को कंपेयर करें तो क्या कंपेयर कर सकते हैं कि ट्रिमिंग का जो कंसेप्ट है वो हमने प्रोडक्शन टाइम पर ही, जब प्रोड्यूस हुआ, जब कोई भी आपका ऑपैम्प लगा लो या कोई भी एम्पलीफायर है, वो जब प्रोड्यूस हुआ तब उस टाइम पर ही हमने उसकी ट्रिमिंग के मेथड्स जो भी अप्लाई करने थे वो कर लिए, और उसको एट द रूम टेम्परेचर हमने उसको ऑफसेट को नलीफाई कर लिया या रिड्यूस कर दिया, या जो भी नॉइसेस थे उनको हमने रिड्यूस कर लिया। चॉपिंग की जब हम बात करते हैं, चॉपिंग के अंदर कंटिन्यूस टाइम मॉड्यूलेशन यूज़ होते हैं। उसके अंदर क्या है कि आप ये कह सकते हैं जब फिल्टर के पास आएगा तो उस टाइम क्या होगा कि जो इनिशियली आप जिस सिग्नल को एम्पलीफाई वगैरह करना चाहते हो वो आपका अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर होगा, और जो आपके नॉइसेस वगैरह हैं या जो आपके ऑफसेट है, ऑफसेट एरर वगैरह है, वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर होंगी। तो दोनों डिफरेंट आपका रिक्वायर्ड सिग्नल डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर है, और आपका जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, अनडिजायर्ड जो सिग्नल्स हैं वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर है। तो इट मीन्स यू कैन ईजीली फिल्टर आउट द अनडिजायर्ड सिग्नल्स, आप इजीली उसको फिल्टर आउट कर सकते हो। लो पास फिल्टर का हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन वो जो आप फिल्टर वगैरह जो भी यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो उसकी बैंडविड्थ है वो लिमिट हो जाएगी, वो उस मीन्स उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, वो बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाएगी यू कैन से। उसके बाद है नेक्स्ट है ऑटो जीरोइंग। ऑटो जीरोइंग की हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं, उसमें क्या करते हैं कि जब हाई पल्स आई, हाई क्लॉक आई, तो हमने उसको सैंपल कर लिया, जो ऑफसेट सिग्नल है, जितने भी ऑफसेट सिग्नल हैं उनको हमने सैंपल कर लिया, और जैसे ही लो लेवल आया क्लॉक का तब हमने क्या किया कि जो ओरिजिनल सिग्नल है उसके अंदर से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और जो सब्ट्रैक्शन का काम है दैट मे बी बिफोर द एम्पलीफिकेशन प्रोसेस और दैट मे बी आफ्टर द एम्पलीफिकेशन प्रोसेस, वो किसी उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, और उसके हमने दोनों के हमने आपको एडवांटेज और लिमिटेशंस हमने आपको बताए हैं। ठीक है, ये इसका कंपैरिजन है, ये कुछ रेफरेंसेस हैं इसके, आप इसमें फर्दर आगे कुछ स्टडी करना चाहो तो कर सकते हैं। थैंक यू। और इसके अंदर यहाँ इतना ही था जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा था, रीड आउट नहीं, ये एरर्स के अंदर कंपनसेशंस और एरर्स की हम बात कर रहे थे, उनको कैसे कंपनसेट किया जाए तो उसकी हम बात कर रहे थे। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक
स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।